Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alaikum students. Today we are going to deal with the last C, that is correctness. Correctness, do's and don'ts of correctness, review of C, 7 C's. Correctness होती क्या है कि the following things are at the core of correctness. Grammar, punctuation, spelling. Correctness में ये तीनों चीज़ें आती हैं. Core of correctness are these three things. The term correctness applied to business messages also mean the following characteristics: use the right level of language, check accuracy of figures, facts and words, maintain acceptable writing mechanics. ठीक है, होप सो आपको तीनों बातों की समझ आ गई होगी. इतना अब हम सी टेक्निक, सी कम्युनिकेशन इतनी पढ़ चुके हैं कि हमको इन बातों की समझ आने लग गई है. फॉर्मल राइटिंग में क्या करना है? फॉर्मल राइटिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्कॉलरली राइटिंग. स्कॉलरली राइटिंग के साथ एक एसोसिएट होती है, कनेक्टेड होती है फॉर्मल राइटिंग. एग्जाम्पल देखें, इट इंक्लूड्स डॉक्टोरल डाइजर्शंस, स्कॉलरली आर्टिकल्स. It includes doctoral dissertations, scholarly articles, top-level government agreements, etc. The style is unconventional, usually impersonal, and contains long and involved sentences. फॉर्मल लैंग्वेज में कौन कौन सी डॉक्टर डाइसर्टेशंस होती है, स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स यानी कि गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स जो होते हैं, मुआहदे टॉप लेवल के जो गवर्नमेंट मुआहदे करती है लोगों के साथ, यानी कि अपनी स्टेट में गई डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ करती है. ऐसे स्कॉलर के जो डिफरेंट स्कॉलर्स के आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल्स लिखते हैं, और डॉक्टर के जो मकाला जात होते हैं, मकाले डाइजर्टेशंस का मतलब है, ये सारे के सारे फॉर्मल राइटिंग में आते हैं. द स्टाइल, इसमें क्या होता है? स्टाइल अनकन्वेंशनल होता है, यानी कि रस्मी स्टाइल नहीं हम इसमें फॉलो करते. ये इम्पर्सनल होता है, पर्सनल भी नहीं, ये चीज़ें इम्पर्सनल चीज़ें होती हैं, यानी कि गैर ज़ाती जिसको कहते हैं. और लॉन्ग एंड इन्वॉल्व सेंटेंसेस, बड़े लंबे लंबे और इन्वॉल्व सेंटेंसेस होते हैं इस फॉर्मल राइटिंग में. इनफॉर्मल राइटिंग क्या होता है? दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज मोर कॉमन इन बिजनेस राइटिंग एंड एग्जांपल्स इन द कम्युनिकेशन वाया ईमेल, मेमोज एक्सेट्रा. ये वाली इनफॉर्मल राइटिंग, ये वो इनफॉर्मल राइटिंग नहीं जो एग्जाम्स में करते हैं. ये इनफॉर्मल राइटिंग जो बिजनेस वे में यूज़ होती है उसकी हम बात कर रहे हैं. इसमें क्या होता है? जॉब लेटर्स होते हैं, मेमोज होते हैं, ईमेल्स होती हैं, ऐसी चीज़ें इसमें इनफॉर्मल राइटिंग में आती हैं. मोर फॉर्मल की एग्जांपल देखें, पार्टिसिपेट, हम ये वाला लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना फॉर्मल लैंग्वेज में, और जब लेस फॉर्मल हम हो तो हम इसको कहते हैं ज्वाइन, यानी कि ज्वाइन वर्ड्स यूज़ करते हैं. प्रोक्योर, और लेस फॉर्मल में इसको कहते हैं गेट. मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन लफ्ज़ों में फ़र्क आप देखें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में. यूटिलाइज, यूज़, इंटेरोगेट, क्वेश्चन, एंडेवर, ट्राई, इसका भी मतलब है कोशिश करना, और इसका भी ये मतलब है. ये फॉर्मल है और ये लेस फॉर्मल है. मतलब ये आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल से करेक्टनेस का पता चलेगा ना, तभी आप उसको लिख पाएंगे. ये लिंक है, किस लिए आपने विजिट करना है, आप खुद विजिट करके देख लें. फर्दर स्टडी फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में आपको ये ज़्यादा गाइडेंस और प्रोवाइड करेगा. रिमाइंडर, अवॉइड सबस्टैंडर्ड लैंग्वेज, यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स, इनकरेक्ट ग्रामर एंड फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन ऑल सजेस्ट द इनएबिलिटी. यानी कि गलत ग्रामर, गलत प्रोनाउंसिएशन और गलत अल्फाज इस्तेमाल करके सारा कुछ आपकी राइटिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगी ये चीज़ें. नेक्स्ट है टू यूज़ गुड इंग्लिश. ये ऊपर वाले कई पार्ट है कि ये चीज़ें रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, रॉन्ग ग्रामर आप जब यूज़ करेंगे तो आपकी गुड इंग्लिश को डिस्ट्रॉय कर देंगी. सबस्टैंडर्ड, मोर अप्रोप्रिएटेबल. आई एन नॉट, इज नॉट इट, कांट, हार्डली, कैन, हार्डली, एम एट प्रूविंग, एम टू प्रूव, स्टोल्ड, स्टोलन. ये सब स्टैंडर्ड वर्ड है. और ये जो आपके हैं ना, ये अपोस्ट्रोफी, ये आप ज़्यादा नहीं यूज़ करनी चाहिए आपको. और ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं जो आपको ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं कि आप ये वाले यूज़ करें. ठीक है, अब कांट हार्डली की जगह आप कैंट हैंडली से ठीक से लिखें. स्टोल की जगह स्टोलन. एम एट प्रूविंग, ये ING भी इसमें इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, और एट भी. एम टू प्रूव, सिंपल सा. मोर अप्रोप्रिएट है, ये मोर अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करें. जो आपके पास हैं एग्जाम्पल्स, इनको तो आप एज इट इज़ याद कर लेना कि ये वर्ड्स कहीं आपको यूज़ करना पड़ जाए तो उनकी जगह आप ये वाले यूज़ करें. Check accuracy of figures, facts and words. It is impossible to convey the meaning of the word precisely through words from the head of the sender to the receiver, so it is highly significant to provide accurate facts and figures and appropriate words. वो कह रहा है सिर्फ लफ्ज़ों के ज़रिए आपको अपना मीनिंग रिसीवर तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है, प्रिसाइज मीनिंग. तो आप क्या करें? अप्रोप्रिएट फैक्ट्स, फिगर्स, ग्राफिक्स और ऐसी चीज़ें यूज़ करें ताकि आपका मीनिंग, आपका पर्पस एक्यूरेटली रीडर तक पहुंच जाए. Our goal is to be as precise as possible.
A good check of data is to have another person read and comment on the validity of the material. कि हमारा ये गोल है कि हम जितना हो सके उतना प्रिसाइज रहें, जितना हम पॉसिबल कर सकते हैं प्रिसाइज अपने राइटिंग को उतना हम करें. फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें क्या होते हैं कि वेरीफाई योर स्टेटिस्टिकल डेटा, यानी कि अगर आपने कोई डेटा प्रोवाइड किया, आपने कोई रेशो प्रोवाइड किया कि मेरे ख्याल से ये 70% लोग ऐसा करते हैं या 500 लोग ऐसा करते हैं, उस डेटा को वेरीफाई करें. फजूल में से कहते हैं ना, खुद से एक ना छोड़ें, कोई भी ऐसे जिसको कहते हैं गप ना छोड़ें. तो आप क्या करें, उसके लिए सर्च करें, उस डेटा को वेरिफिकेशन करें और बिल्कुल ठीक ठीक डेटा एंटर करें अपनी डॉक्यूमेंट में. डबल चेक योर टोटल्स, अपने टोटल्स को अगर आपने कोई टोटल किया उसको 2 बार चेक करें, इसमें अमूमन गलती हो सकती है. अवॉइड गैसिंग एट लॉज दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू. ऐसे लॉज के बारे में तो कभी आप गेस ना करें, लॉज से पंगा नहीं आपने लेना, ठीक है ना. कि लॉ के बारे में आप गेस कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए और ये ऐसे होनी चाहिए, उससे आप तुक्के ना लगाएं, बल्कि ऐसे लॉज जो आप पे इम्पैक्ट करते हैं, जिनका आप पे असर होता है, उसके आप तुक्के ना लगाएं. बल्कि अगर आपको लॉ के बारे में नहीं नॉलेज, तो आप उसको छोड़ दें. फजूल में गैसिंग अपने, यानी कि वही बात ना, अपनी राइटिंग को आप खुद डाउटफुल बना रहे हैं, तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है भला. हैव समवन एल्स रीड योर मैसेज इफ द टॉपिक इन्वॉल्व्स डेटा. अगर आपके टॉपिक में कोई डेटा इन्वॉल्व है, कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, क्या कोई और बंदा आपके रीडर के अलावा आपका मैसेज पढ़ेगा, तो फिर आपको उसके लिए भी अपने मैसेज को इफेक्टिव बनाना होगा. डिटर्मिन वेदर अफेक्ट हैज़ चेंज ओवर टाइम. आप अगर कोई फैक्ट यूज़ किया है, फैक्ट यानी कि कोई हकीकत अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आपने रिलेटेड कोई फैक्ट यूज़ किया है, तो आप उसको डिटरमिन करें कि क्या चेंज ओवर टाइम, कि अभी वो आपका टाइम के साथ वो आपका फैक्ट चेंज तो नहीं हो जाएगा. मतलब ऐसी चीज़ अपनी राइटिंग में यूज़ करें जो इन फ्यूचर भी अगर आपकी राइटिंग कोई रीड करे तो वो आप उसके लिए इफ़ेक्टिव हो. वर्ड्स दैट कन्फ्यूज़. इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. Though dictionaries cannot always keep up with rapid change, still they are the most useful resource for finding correct words. कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको खुद नहीं समझ आ रही होती यहाँ ये लफ्ज़ यूज़ होना या ये. उसके बारे में ये कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज मुसलसल चेंज होती रहती है. डिक्शनरीज भी इसको सपोर्ट नहीं कर पाती, लेकिन काफ़ी हद तक डिक्शनरीज हमारी हेल्प करती हैं, क्योंकि हम इसके नेटिव स्पीकर्स नहीं है ना, हमारी ये अपनी लैंग्वेज नहीं है, बाहर से हमने ली हुई है. इसलिए हमें इसका जो बेसिक चीज़ें जो इनहेरेंट्स हैं जो इस लैंग्वेज के, उनको पता है, वो हमें नहीं पता. इसलिए आप ज़्यादा डिक्शनरी यूज़ करें. डिक्शनरी सोर्स से आप जिन वर्ड में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो वर्ड डिक्शनरी से आप हेल्प लें. एग्जाम्पल देखें. यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट अनकॉन्सोनेंट साउंड्स और अ लॉन्ग ए साउंड. यूज़ एन बिफोर वॉवल्स और साइलेंट एच साउंड्स. ये आपने शुरू से पढ़ी हुई है ना ये बातें. अब इनके एग्जाम्पल देखें कैसे आप कंफ्यूज होते हैं इनमें. पहला है एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट पहले वाले का आपको क्या मतलब पता है क्या होता है, और दूसरा एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, इसके बजाय, और एक्सेप्ट ये होता है कबूल करना. एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब दैट मीन्स रिसीव. एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब दैट रिलेट्स टू मीटिंग आउट और लिविंग आउट. समझ आ गई. अब ए से ये भी शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है. बिटवीन अमंग, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं. ये मुझे तो क्लियर है, लेकिन बाद बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एक जैसे लफ्ज़ों में ना. अब THAN देन और THEN देन, अब हमें नहीं समझ आ रही होती कौन सा देन बाद वाला है और कौन सा देन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो वाला हम देन यूज़ करें. उसमें मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैंने इससे एग्जाम्पल दी. ये बिटवीन और अमंग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये आसान है कि बिटवीन 2 लोगों के लिए यूज़ होता है और अमंग 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा इतने लोगों के लिए यूज़ होता है. यहाँ भी ये लिखा है कि बिटवीन इन्वॉल्व्स 2 पीपल अमंग 3 और मोर. फर्दर और फर्दर, फार्दर और फर्दर, सॉरी, फार्दर इज यूज टू एक्सप्रेस मोर डिस्टेंस इन स्पेस. फॉर, ये तो याद है, इसकी आसान निशानी है याद रखने की कि फॉर हम कहते हैं ना दूर को, FAR फार. तो ये फार्दर जो है ये इसका मतलब है ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं. और फर्दर फॉर डिस्टेंस इन टाइम, क्वालिटी और डिग्री. फर्दर यानी कि फर्दर मोर जैसे हम कहते हैं, ये उसके लिए यूज़ हो रहा है. बाई एनुअली, बाई एनुअली. बाई एनुअली मीन्स 2 times a year, यानी कि साल में 2 दफ़ा. बाई एनुअली, एनुअल ये साल वाला है, और ये बाई एनुअली मीन्स एवरी 2 year, हर 2 साल, मतलब हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद. ये इसमें स्पेलिंग्स में फ़र्क है, और डेफिनेटली ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड है. मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स. बी वॉचफुल दैट ऑल मटेरियल रिलेटिंग टू मैकेनिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड appearance is relevant. Be careful attention to the mechanical part of every well written document. यानी कि अगर आप उसमें कोई टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक टर्म यूज़ कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल पार्ट है, आपका प्रैक्टिकल पार्ट है आपकी राइटिंग का, तो उससे क्या करें, उस पर आप ज़्यादा रिसर्च करें. मैकेनिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, अपीयरेंस इज़ रेलिवेंट.
यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस आप ज़्यादा रेलिवेंट बनाएं। अब मैकेनिकल डॉक्यूमेंट्स का मुझे खुद इतना नहीं पता कि मैकेनिक्स से कौन से डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो करते हैं, लेकिन मुझे जो इतनी समझ आ रही है वो मैंने आपको बता दी। आपको अगर इसका कोई पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी ये पता चल जाए। अब मेरे ख्याल से ये मैकेनिक्स से ये जो डील करते हैं प्रैक्टिकल, मतलब जो आप हमने जैसे ऊपर पढ़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, ये मैकेनिकल फील्ड से रिलेट करते होंगे। तो वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वेल रिटन डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए, मैकेनिकल पार्ट ऑफ एवरी वेल रिटन डॉक्यूमेंट, कि अगर मैकेनिकल पार्ट है आपके डॉक्यूमेंट का तो उस पर ज़्यादा आप अटेंशन करें, उसको फोकस करें, उसको सर्च के बाद खुद श्योर होने के बाद लिखें। नेक्स्ट है बच्चों रिवीजन ऑफ द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अल्लाह के करम से आज हमने अपने 7 C's कंप्लीट कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इनकी रिवीजन कर लेते हैं, इकट्ठा इनको पढ़ते हैं। आपको पता है हमने 4-5 लेक्चर्स में इनको कंप्लीट किया है। इकट्ठा इनकी रिवीजन करते हैं। कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कॉर्टिसी, करेक्टनेस। पहली बात तो ये अपने सातों फिंगर टिप्स में याद करें, आंखें बंद करके आपको ये आने चाहिए जुबानी, ठीक है। कंप्लीटनेस, योर मैसेज इन कंप्लीट व्हेन कंटेन्स ऑल द फैक्ट रीडर और लिसनर फॉर द रिएक्शन जो डिजायर, ये हमने कंप्लीटनेस में पढ़ा है, ये एज इट इज़ वही बातें हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस, कंप्लीट मैसेज आर मोर लाइकली टू ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, ये भी सारी वही बातें हैं। कीप द फॉलोइंग गाइडलाइन इन माइंड, प्रोवाइड आर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये भी हमने ये पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, ये सारी वही बातें हम पढ़ के आए हैं। आपको याद होगा ये 5 Ws भी हमने पढ़े थे, ये 5 क्वेश्चंस भी हमने पढ़े थे मर्चेंडाइज के बारे में, इस तजारती सामान इसको कहते हैं। क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्राई टू कीप द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस इंटैक्ट। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करने की, अपने ऊपर उनका एतमाद, अपना एतमाद हासिल करने की कोशिश करें। कंप्लीटनेस का मतलब है डज द ऑडियंस परसीव द मैसेज सेंडर इज कम्युनिकेटिंग विद रिक्वायर्ड कंप्लीटनेस, कि आपके जो ऑडियंस हैं आपका मैसेज रिसीव कर रहे हैं विद रिक्वायर्ड कंपिटेंसीज, कि कंपिटेंसीज जो हैं आपके मैसेज में, आप जिस कंपिटेंसी के साथ मैसेज कर रहे हैं उनको उसी कंपिटेंसी के साथ वो रिसीव कर रहे हैं। इसको भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, आपको याद हो कि ना याद हो। नेक्स्ट आ गया करेक्टर, डज द सेंडर ऑफ द मैसेज नो वर्थ ऑफ हिज मैसेज। ये सारी बातें बच्चों हमने पढ़ी हुई हैं, मैंने खुद पढ़ाई हैं आपको। एग्जाम्पल्स, प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर, ये भी वही वाली एग्जांपल है, और ये फैक्ट्स वाली भी कंसिडरेशन, ये भी वो एग्जांपल है। नेक्स्ट कंसिडरेशन जो है इसमें भी यही सारी वही बातें हैं। नेक्स्ट आ गया स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट कंसिडरेशन, फोकस ऑन जून स्टेड ऑफ आई, वही ये सब हमने पढ़ा हुआ है। आई डोंट नो कि ये सारी बातें एज इट इज़ दोबारा क्यों आ रही हैं। अगर रिवीजन आनी चाहिए तो समरी आती है इसकी। वेल हम इसको एक बार देख लेते हैं एक नज़र दोबारा से, अगर कोई नई बात हुई तो ज़रूर मैं आपको समझाऊंगी। ये सारी वही बात है। कंक्रीटनेस, कम्युनिकेशन कंक्रीटनेस मींस बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंक्रीटनेस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वी हैव आल्सो अंडरस्टैंड इट ऑलरेडी, यूज स्पेसिफिक फिगर, ये GMAT वाली भी एग्जाम्पल हमने पढ़ी हुई है, आपको याद होनी चाहिए। कंक्रीटनेस प्रिसाइज, गोल्डन रूल, ये अब पढ़ के आए हैं हम। नेक्स्ट हो गया फैमिलियर, ये भी हमने देखा है। कॉर्टिसी में आपने थैंक यू और ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं, थैंक यू प्लीज़, ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं। और तो आपने ऑफेंडर नहीं करना अपने रीडर को, और अच्छे अल्फाज यूज़ करने हैं। नेक्स्ट आ गया टेक्टफुलनेस, ब्लंट, मोर टेक्टफुल, ये भी एग्जांपल हमने पढ़ी। ये सारा हमने बच्चों पढ़ा। आई डोंट नो कि दोबारा एज इट इज़ वही कॉपी पेस्ट क्यों किया गया। रिवीजन होती तो इसको ईजी तरीके से रिवाइज करवाया जाना चाहिए था, लेकिन मैंने भी पहले ये नोट्स नहीं देखे थे, आपके सामने देखे, सॉरी 1-2 मिनट क्यों आपके ज़ाया करवाए। वेल अच्छे से आपने इनको कर लेना। दोबारा कह रही हूँ ये 7 C's बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इनको समझ लेंगे तो आप समझिए आप आधे से ज़्यादा 80% आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो इफेक्टिव हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, उसको अच्छे से समझें। फिर से कह रही हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।